हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में सीरीज़ स्टार्ट की थी अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो उसकी हम सभी टॉपिक्स लाइन बाय लाइन कवर करने जा रहे हैं अपने इस चैनल पर। तो आज हम अपने फर्स्ट लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैदिक एंड क्लासिकल पीरियड, इसमें हम सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक पीरियड। लास्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस पीरियड को कवर किया था, तो आज हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक पीरियड। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 600 BC तक, और ये फाउंडेशन कहलाता है इंडियन सिविलाइजेशन का, जो भारतीय संस्कृति भी कहलाती है। अगर हम बात करें वैदिक पीरियड की तो इसको दो पीरियड में डिवाइड किया है। एक है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेके 1000 BC, और वहीं पर सेकंड है हमारा लेटर वैदिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 BCE। तो हम इसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें दोनों पीरियड को देखकर ही कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में द नॉलेज सिस्टम्स एंड सेकेंड लिटरेचर। तो जो पूरी वैदिक सिविलाइजेशन थी वो पूरा नॉलेज बेस्ड सिस्टम था। वो जितने भी बातें उसमें लिखी गई हैं या फिर करी गई हैं वो सब कुछ नॉलेज बेस्ड थी, और इसका सेंटर भी नॉलेज को ही माना जाता है। उस टाइम पर श्रुति सिस्टम चलता था। श्रुति का मतलब होता है कि लोग जो भी पढ़ते थे पढ़ाते थे वो सब ओरल होता था, कोई भी लिखता नहीं था उस टाइम पीरियड में। सब एक दूसरे को बोलकर और स्टूडेंट उसको समझते थे और उसको वहीं पर याद भी कर लेते थे। तो इसी सिस्टम को श्रुति सिस्टम कहा गया है। उस टाइम पे हमारे 4 वेदास थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उस टाइम पे जो इवोल्यूशन ऑफ टेक्स्ट हुआ है, यानी जिसके हमने पढ़ा कि हमारी जो नॉलेज थी वो श्रुति बेस्ड थी, लेकिन कुछ टाइम बाद हमने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, तो जो लिटरेचर हमारे एक्सपेंड हुए हैं, तो जो लिटरेचर थे उनका एक्सपेंशन हुआ है। उस टाइम पीरियड में बहुत सारे लिटरेचर को लिखा गया, और जो लिटरेचर लिखे गए उनके अंदर बहुत ही डीपर स्पिरिचुअल फिलॉसफी इन सबको मेंशन किया गया, जो हमें उपनिषद में देखने को मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल इम्पैक्ट। अगर हम बात करें कि आज जो हमारा मॉडर्न इंडिया है उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते, अगर हम इन सब की बातें करते हैं तो ये सभी हमारे वैदिक लिटरेचर से निकल कर आते हैं। जैसे कि जो वाक्य है हमारा सत्यमेव जयते, ये वाक्य हमने मुंडक उपनिषद से लिया है, और यही वाक्य हमारे मॉडर्न इंडिया की फ़िलॉसफी को डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम वहाँ के सेकंड पॉइंट, अगर हम वहाँ के सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो वर्ण और आश्रम बेस्ड सिस्टम था, यानी जो सोसाइटी थी उसमें एक बैलेंस था कि वहाँ पर एक व्यक्ति का भी विकास का ध्यान रखा जाता था और समाज में हार्मनी बनी रहे इस बात का भी ध्यान रखा जाता था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड। तो जैसे कि हम सबको पता है दो पीरियड थे, हमने पढ़ा, एक था अर्ली वैदिक पीरियड और एक था लेटर वैदिक पीरियड। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस टाइम पे जो सिस्टम था वर्ण सिस्टम, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था, और वो बेस्ड था कर्म पे, जिसे मेरिट बेस्ड बोलते हैं। यानी कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता था, उसका काम बर्थ से डिसाइड नहीं होता था, बल्कि वो जो काम करना चाहता था वो अपनी मर्ज़ी से कर सकता था, और यही बाद में उसका वर्ण कहलाता था। लेकिन अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड की तो उसमें सिस्टम चेंज हो गया। उसमें ये हुआ कि ये सिस्टम फ्लेक्सिबल की जगह रिजिड बन गया, और अब अपनी मर्ज़ी से कोई भी कोई काम नहीं चुन सकता था। जिसका जो वर्ण होता था उसको वही काम करना पड़ता था, और उसमें हमें 4 वर्ण देखने को मिलते थे। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और लास्ट है शूद्र। तो हमने देखा कि दोनों वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चेंज आए। अब हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है द 4 आश्रम लाइफ स्टेजेस। हमारे उस टाइम पर जो एक इंसान का टाइम पीरियड था, यानी जो लाइफ है, उसको 4 फेज़ में बांटा गया। सबसे पहले जो ह्यूमन का फेज़ है, यानी जो हमारा फर्स्ट फेज़ है वो है ब्रह्मचर्य। फिर दूसरा फेज़ है गृहस्थ,
तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। संन्यास में इंसान को मोक्ष पाया माना जाता है। जो ब्रह्मचर्य है वो स्टूडेंट लाइफ को डेडिकेट है। जो गृहस्थ है वो हाउस होल्ड वर्क के लिए। जो वानप्रस्थ है वो रिटायरमेंट को शो करता है और इनको एजेस के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिजीनियस एजुकेशनल पैराडिम। इसका मतलब है भारतीय शिक्षा पद्धति। जैसे कि हमें पता है कि जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो नॉलेज बेस्ड थी, तो इसलिए जो एजुकेशन थी वो हॉलिस्टिक थी। वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करती थी, बल्कि उसका मेन मतलब था कैरेक्टर बिल्डिंग करना और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ की स्किल्स सिखाना। सिर्फ उनको किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, उनको प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज भी दी जाती थी। अब इसी के अंदर आता है गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे वो अपने टीचर के साथ ही रहते थे आश्रम में। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। फिर इसी के अंदर है 3 स्टेप मेथडोलॉजी। जैसे कि हमें पता है कि जब कोई गुरु पढ़ाता है तो सबसे फर्स्ट वो है श्रवण, यानी गुरु बोलता है और बच्चे सुनते हैं, वो भी ध्यान से। फिर अगला है मनन। मनन में बच्चों ने जो सुना है उस बात को वो सोचते हैं और समझते हैं डीपली। फिर अगला है निधि या आसना। इसमें जो बच्चे सीख जाते हैं नॉलेज को, उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। अब इसी में हमारा अगला पॉइंट है कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये नॉलेज बेस्ड थी, तो इसमें हमें फ़िलॉसफिकल नॉलेज भी देते थे और रैशनल नॉलेज भी पढ़ाते थे। जैसे कि इसमें साइंस पढ़ाते थे, ज्योमेट्री पढ़ाते थे और साथ में ही ज्योतिष जैसे फ़िलॉसफिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। अब हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। अगर हम उस टाइम की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटी की, तो वहाँ पर हमें डिसेंट्रलाइज हायरार्की देखने को मिलती थी। मतलब वहाँ पर हेड जो होते थे उनको डिवाइड किया जाता था। तो सबसे पहले जो होता था वो कुल होता था, यानी इसको फैमिली बोलते हैं। फिर कुल से बहुत सारे कुल जो मिलते थे तब उससे बनता था ग्राम, यानी एक गांव। फिर बहुत सारे गांव जब मिलते थे तब बनता था विश, यानी क्लैन। और जब बहुत सारे विश मिलते थे तो बनता था जन, जिसको हम ट्राइब कहते हैं। अब फिर अगला इसी में है डेमोक्रेटिक असेंबली। जब हम जैसे जानते हैं कि एक किंग को पावर दी जाती थी आपस में ही, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं वो पावर का मिसयूज़ ना करे, इसलिए 2 असेंबली होती थी। एक थी सभा, एक थी समिति। जो सभा थी उसमें गांव के एल्डर लोग और साथ ही बहुत ही विद्वान लोग, जिन्हें स्कॉलर्स कहते हैं, वो होते थे। और जो समिति होती थी उसमें जितने भी गांव में एडल्ट या फिर जो जनरल पब्लिक होती थी वो सब समिति में आते थे। अब इसी में अगला है राइज ऑफ जनपद। हम जैसे जानते हैं कि वैदिक पीरियड के बाद ही हमारा जनपद पीरियड आता है, तो जो जनपद पीरियड का राइज हुआ है वो इसी टाइम से स्टार्ट हो गया था। जो बड़े बड़े कबीले थे वो अपना डेमोक्रेटिक पावर को छोड़कर मोनार्की की तरफ बढ़ने लगे, और जिसकी वजह से जनपद से महाजनपद हमें देखने को मिलने लगे थे। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है शिफ्ट फ्रॉम पेस्टोरल इकोनॉमिक टू आयरन एज। हम जैसे जानते हैं कि जो अर्ली वैदिक पीरियड थी उसकी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह पेस्टोरल थी, यानी चरवाहों पर डिपेंड करती थी। लोग जानवर पालते थे, उन्हें चराने जाते थे, तो ये हो गई पेस्टोरल इकोनॉमी। उस टाइम पे जो गाय होती थी उन्हीं को सबसे बड़ा धन यानी वेल्थ मानते थे, और उस टाइम पर गायों के लिए ही लड़ाई होती थी, वॉर होते थे। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड में गए तो वहाँ पर हमें आयरन के बारे में पता चला, और जब आयरन के बारे में पता चला तो यहाँ से हमारा सेकेंड अर्बन फेज स्टार्ट होता है। जब हमने आयरन के बारे में पता किया तो हमने उससे आयरन एग्स और भी बहुत सारे आयरन के हथियार बनाए, और जिसकी वजह से हमने जंगल साफ़ कर पाई इजीली। हमने जो खेत थे, जो ज़मीन थी, उसको अच्छे से अंडर तक जोत कर पाए, तो जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। अब हमारा अगला पॉइंट है ट्रेड। अगर हम व्यापार की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने व्यापार किया था वो हमारा बार्टर सिस्टम था, यानी हम चीज़ों को एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लेते थे। लेकिन अब बाद में क्या हुआ कि वो करेंसी में चेंज हो गया, और जो करेंसी उस टाइम पे हमने यूज़ की वो थी निष्क और सतमाना। हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स में है चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन। जब वुमेन के हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो उनका स्टेटस हाई था,
वुमेन्स जो हैं वो अपने इक्वल राइट्स को एंजॉय करती थी। वो एजुकेशन भी ले सकती थी और साथ ही में वो जितने भी सेक्रेड उपनयन थे ये सेरेमनी भी कर सकती थी। और उस टाइम के अगर स्कॉलर्स की बात करें तो वो हैं गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा। लेकिन अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। वुमेन्स के बहुत सारे राइट्स उनसे छीन लिए जाते हैं और साथ ही में उनकी जो प्रॉपर्टी इनहेरिट की जो राइट था वो भी उनसे छीन लिया गया और उन्हें पॉलिटिकल असेंबली जो सभा और समिति थी उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। हमारा अगला है कैरेक्टरिस्टिक रिलीजियस इवोल्यूशन। अगर हम बात करें जो अर्ली फेज था वो उसमें आर्यंस जो थे वो नेचर वर्शिपिंग करते थे, जैसे कि इंद्र बारिश के देवता, अग्नि आग के देवता, वरुण कॉस्मिक देवता। तो ये सब क्या हो गए, नेचर वर्शिपिंग। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड में गए तो हम बहुत ही एक्सपेंसिव और जो पंडित जिस पूजा को संपन्न करते थे यज्ञ उनकी तरफ बढ़ गए। यज्ञ जैसे अश्वमेध, राजसी यज्ञ, इन सब पर हम लोग शिफ्ट हो गए। और जब हम लेटर वैदिक फेज में गए तो जैसे भगवान विष्णु, प्रजापति, रुद्र, इन जैसे देवताओं की इम्पोर्टेंस बढ़ गई जिनकी इम्पोर्टेंस अर्ली फेज में नहीं थी। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।